नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मनी सेंट्रल में। मैं हूं सिमरनजीत सिंह और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ इस खास शो के साथ। ये वही शो है जहां हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि उनके पीछे की असली कहानी लेकर आते हैं, चाहे वो हो गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमी की हलचल, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव या फिर आपकी जेब से जुड़ा पर्सनल फाइनेंस का हर मसला। हमारी कोशिश रहती है कि इन जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझाएं और आपके लिए उनका सीधा असर सामने रखने की हमारी कोशिश भी रहती है। और आज भी हम लेकर आए हैं कुछ बड़ी और अहम खबरें जिनका असर सीधे आपकी लाइफ और फाइनेंशियल डिसीजंस पर पड़ सकता है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और इन मुद्दों पर डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मनी 9 की पर्सनल फाइनेंस एडिटर प्रियंका संभव। प्रियंका मैम, आपका मनी सेंट्रल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सिमरन। तो मनी सेंट्रल की आज की शुरुआत होगी 12 सितंबर को होने वाली सेबी की बोर्ड मीटिंग से, जिसमें कई बड़े बदलावों पर फैसला लिया जा सकता है। फिर चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या आईपीओ या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, इन सब से जुड़े नियमों को लेकर सेबी बदलाव की तैयारी में है। इसके बाद हम बात करेंगे गोल्ड की और जानेंगे कि कैसे अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और हमारा आरबीआई सोने की खरीदारी में कमी करता हुआ नजर आ रहा है। इस खरीदारी में कमी के पीछे के कारण को भी जानने की कोशिश करेंगे और आखिर में बात करेंगे विनफास्ट ने भारतीय कार बाजार में एंट्री की है और जानेंगे कि कैसे वियतनाम की ये कंपनी ईवी सेगमेंट में भारतीय कंपनियों को टक्कर देने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मनी सेंट्रल की। तो सेबी 12 सितंबर को अपनी बोर्ड मीटिंग में कई बड़े बदलावों पर फैसला कर सकता है। इन फैसलों से म्यूचुअल फंड, आईपीओ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। म्यूचुअल फंड के मोर्चे पर बात करें तो अभी तक म्यूचुअल फंड कंपनीज पर सख्त नियम थे कि वो अपनी दूसरी बिजनेस एक्टिविटी आसानी से नहीं कर सकती थी। अब सेबी इन नियमों को थोड़ा हल्का करने पर विचार कर रहा है। मतलब ये कि म्यूचुअल फंड कंपनीज निवेशकों को और ज़्यादा तरह की सुविधाएं और प्रोडक्ट दे पाएंगी। वहीं आईपीओ से जुड़े बदलाव भी हो सकते हैं। दरअसल अब तक जब कोई कंपनी आईपीओ लाती थी तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अलग अलग कोटा दिया जाता था। अब सेबी बड़े आईपीओ में रिटेल का हिस्सा थोड़ा कम करने और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, ताकि कंपनी को लंबे समय के लिए मजबूत निवेशक मिल सकें। इसके अलावा विदेशी निवेशक यानी कि एफपीआईज की एंट्री आसान करने के लिए ऑटोमेटिक विंडो जैसी सुविधा भी लाई जा रही है। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तेजी से भारत आएगा। इनके अलावा भी सेबी और कई बड़े बदलाव भी कर सकता है इस मीटिंग में। तो प्रियंका मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो मीटिंग होने वाली है 12 सितंबर को सेबी की, ये इन्वेस्टर्स के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, खासकर अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो। बिल्कुल सिमरनजीत, हम जब भी बात करते हैं मनी 9 पर तो रिटेल इन्वेस्टर पर हमारा फोकस रहता है और मैं भी वही फोकस बताने वाली हूँ कि ये बैठक उनके लिए कैसे अहम है। लेकिन साथ ही में सिमरनजीत ने हाईलाइट किया कि एफपीआईज के लिए भी नियमों को आसान बनाया जाएगा और उसे भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमारे देश की सबसे बड़ी चिंता जो इक्विटी मार्केट को सता रही है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा निकालना। और इसीलिए अभी सरकार इस मोड में है कि इनको कैसे वापस लाया जाए और उनसे जुड़े कई नियमों को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके लिए एक सिंगल विंडो के जरिए अब एंट्री की बात हो रही है। और मैं पढ़ रही थी, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल इसमें ये नजर आया कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स उनको दिए जाएंगे ताकि वो उनके लिए वो जो ट्रैवल का हैसल है उसे कम किया जाए, उनके लिए पेपर वर्क को कैसे किया जाए। तो सिमरनजीत, अगर कहे ना एक वर्ड में, ये 12 सितंबर की मीटिंग ईज ऑफ बिजनेस लाने की कोशिश है, हर कारोबार में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश है, क्योंकि हमने टैरिफ का जो तांडव देखा है इन सब के बीच में अब हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना, और हमें अपने सिस्टम को मजबूत करने का मतलब है हमारे इन्वेस्टर्स को मजबूत करना है। और 12 सितंबर की मीटिंग का यही फोकस होने वाला है कि जो भी कारोबार करना चाहते हैं, चाहे वो भारतीय कारोबारी हो या विदेश से आने वाले कारोबारी हैं, उनको कैसे आसानी दी जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी जो सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांत पांडे अभी वो 250 एफपीआई से मिले हैं हांगकांग और सिंगापुर में, और उनके कंसर्न्स को उन्होंने सुना है और हम देखेंगे कि वो सब भी एड्रेस होगा ये 12 सितंबर को जो शुक्रवार को जो मीटिंग होने वाली है। तो एफपीआईज पर अच्छा खासा फोकस रहने वाला कि कैसे उनके लिए भारत में आना, उनके लिए भारत में निवेश करना कैसे आसान बनाया जाए। अब आते हैं
कि जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं और जो लोग म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं उनके लिए इस मीटिंग से क्या निकल कर आ सकता है। तो उनके लिए जो है म्यूचुअल फंड्स को भी आसान बनाने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात इस तरह से हो रही है कि बात ये चल रही है कि कैसे म्यूचुअल फंड्स जिनका साइज बड़ा हो गया उनको एक ही कैटेगरी में अभी एक ही स्कीम लाते हैं, तो वो उनको अलाउ कर दिया जाए कि वो एक कैटेगरी में अगर एक लार्ज कैप है तो एक और लार्ज कैप भी ला सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात कर रही है। कोर बिजनेस के अलावा वो अपने नॉन कोर बिजनेस, जिससे मेरा मतलब है कि वो इंश्योरेंस में, पेंशन में, इन सब में भी कैसे पार्टिसिपेट करें, और विदेशी फंड्स को भी मैनेज करने के लिए उनके लिए कुछ रास्ता जो है इसमें बनाया जाए। अब आते हैं सिमरनजीत आईपीओ पर। आप इतनी सारी खबरें करते हैं, आईपीओ की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल, एक के बाद एक मार्केट में आईपीओ आ रहे हैं। अगस्त में ही अगर हम अगस्त का डेटा देखें तो 40 से ज्यादा आईपीओ शेयर बाजार में आ चुके हैं, और ये सितंबर में भी रुकने वाला नहीं। बिल्कुल रुकने वाला नहीं है। इसी हफ्ते कई बड़े आईपीओ खुल रहे हैं, और जल्द ही फिजिक्स वाला की, जैसे हमने आज ही उसके बारे में स्टोरी भी, अर्बन कंपनी का आईपीओ इसी हफ्ते 10 तारीख को खुल रहा है, तो ये भी एक बड़ा आईपीओ है। तो कई बड़े आईपीओ आ रहे हैं और आईपीओ को लेकर भी इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। तो उसके बारे में आपसे कि आईपीओ पर, क्योंकि आप खबरें करते रहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आईपीओ की पाइपलाइन इतनी स्ट्रांग है, और अगले साल तो एक महा आईपीओ भी आने वाला है रिलायंस जियो इन्फोकॉम का। और इसके पहले हम देख रहे हैं सेबी क्या करना चाह रही है। सेबी ने एक अगस्त में कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक जो इशू रहा है, पेन पॉइंट रहा है, वो रहा है मिनिमम पब्लिक ऑफर का। जितनी भी कंपनियां जब वो अपना आईपीओ लेकर आती हैं तो उनको अपने वैल्यूएशन या अपने साइज के हिसाब से उनका एक थ्रेशोल्ड होता है कि 5% तक का उनको लाना है। और ये जो 5% का थ्रेशोल्ड है ना, ये बड़ी कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। इसीलिए इस एमपीओ, मिनिमम पब्लिक ऑफर के थ्रेशोल्ड को कम करने पर विचार हो रहा है, और ये 4 कैटेगरीज में आ सकती हैं। ये 4 कैटेगरी हो सकती हैं, 4 से 50,000 करोड़, 50,000 से 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़, और 5 लाख करोड़ से अधिक, यानी बड़ी कंपनियों के जो आईपीओ आ रहे हैं उन पर फोकस रहने वाला है इस बैठक में, कि बड़ी कंपनियों को आईपीओ लाने में उनके एमपीओ को कैसे वर्कआउट किया जाए। क्योंकि अगर एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए 5% अगर थ्रेशोल्ड है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा साइज हो जाता है। तो फिर अलग अलग कैटेगरी के लिए एमपीओ जो है अलग अलग से डिफर कर सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। तो 5 लाख प्लस कि जो आईपीओ की, अगर मैं आपको एक बात बताऊं सिमरनजीत, हमने देखा था कि जो बड़े आईपीओ पिछले साल आए हैं एलआईसी के, अभी भी जो है वो कंपनी अपने स्टेक्स जो है पब्लिक को नहीं बेच पाई है, और 3.5% ही केवल खुले बाजार में है, और 96.5% अभी भी सरकार के पास है। क्योंकि ये ऑफलोड करना, पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाना भी एक चुनौती हो जाती है इनके लिए। एलआईसी का आईपीओ उन्हें तो स्पेशल सेबी से, क्योंकि वो एक पीएसयू है, तो उन्हें सेबी से स्पेशल परमिशन मिल गई। हुंडई में भी हम अभी देख रहे हैं कि अभी भी प्रमोटर होल्डिंग जो है 82% पर बनी हुई है। तो ये भी एक जो है ना पब्लिक शेयर होल्डिंग को आगे बढ़ाना, जैसे कहते हैं मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, इनको 25% जो है वो पब्लिक को देना होता है, और इसकी बात चल रही है कि इसको भी ट्वीक किया जाए, आसान बनाया जाए। तो बड़े आईपीओ के लिए कैसे रास्ता साफ हो, क्योंकि अगले साल तो एक महा बड़े आईपीओ का इंतजार भी कर रहे हैं हम। तो 12 सितंबर की बैठक पर इसी बात पर नजर रहेगी कि कैसे आईपीओ के नियमों में ढील मिलती है, म्यूचुअल फंड कंपनियों को कैसी ढील मिलती है, और एफपीआईज की एंट्री को सरकार और सेबी मिलकर कैसे आसान बनाते हैं। तो चलिए प्रियंका मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि 12 सितंबर को जो सेबी की मीटिंग होने वाली है उसमें क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और इसका इन्वेस्टर्स पर क्या असर देखने को मिलने वाला है। तो अब अगली खबर का रुख करते हैं, और ये जो खबर है वो जुड़ी है गोल्ड से। दरअसल इस वक्त गोल्ड की कीमतों में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। 24 कैरेट गोल्ड के दाम इस वक्त 1,08,000 के लेवल को भी पार कर चुके हैं। वहीं दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब सोने की खरीदारी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर सोने की जो कीमत है वो इस वक्त करीब $3600 प्रति औंस के आसपास पहुंच गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में सेंट्रल बैंक्स ने सिर्फ 10 टन सोने की खरीदारी की है, जो कि पिछले महीनों की तुलना में काफ़ी कम है। जुलाई की गोल्ड खरीदारी में साल दर साल लगभग 70% की यहां पर गिरावट देखने को मिली है। साल 2025 की पहली तिमाही में सेंट्रल बैंक्स ने 123 टन सोना खरीदा है, जो पिछले साल की समान अवधि में
जो 130 टन सोना खरीदा गया था उससे काफ़ी कम है। सिर्फ दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ही नहीं बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई भी अब थोड़ी सावधानी बरतता हुआ नजर आ रहा है। आरबीआई के पास अब रिकॉर्ड 880 टन गोल्ड है। 2025 की शुरुआती 7 महीनों में यानी कि जनवरी से लेकर जुलाई तक आरबीआई ने लगभग 4 टन गोल्ड खरीदा है, जबकि पिछले साल इतनी ही अवधि में 40 टन गोल्ड की खरीदारी की गई थी। अब एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तेजी से बढ़ती हुई कीमतें और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण अब सेंट्रल बैंक सोने की खरीदारी को थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन सोना खरीदना पूरी तरह से बंद नहीं कर रहे। सोने की खरीदारी जो है वो बैंकों की तरफ से जारी है। तो प्रियंका मैम, आपसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में गोल्ड को, सिल्वर को सेफ हेवन माना जाता है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक्स का अगर जुलाई का डेटा देखें तो उन्होंने गोल्ड की खरीदारी कम कर दी है। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? आज सिमरनजीत, जुलाई में वही रीजन है जो आपने बताया, गोल्ड की भागती हुई कीमतें, गोल्ड इतनी तेजी से बढ़ा और जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ सहमति बनती हुई नजर आएगी, और अगर सहमति बनती है तो इसका मतलब है कि गोल्ड की कीमत थोड़ी सी ठंडी पड़ेगी। तो सभी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि अगर कहीं से कोई सुगबुगाहट आए। अब देखिए, इस रविवार को फिर लग रहा है कि ट्रंप के तेवर जो हैं वो नर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हम वहां से कुछ और खबर सुन सकते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बार कह दिया कि भाई देखिए, मोदी, शी और रशिया तीनों जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं, उससे उनकी थोड़ी सी घबराहट बढ़ गई है। क्या कोई यहाँ पर वो एक ट्रूस करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं? ऐसा होगा तो क्या होगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े से शांत होंगे, ऐसे में गोल्ड का भाव शांत होगा। क्योंकि गोल्ड को हमने पिछले 1 साल में क्या भागते हुए देखा है। इक्विटी बाजार जहां सपाट रहे हैं, आप समझिए वहां पर गोल्ड जो है डबल डिजिट, ऐसा वैसा नहीं, 48%, 49% का रिटर्न 1 साल में गोल्ड ने दिया है। पिछले ही हफ्ते सिमरनजीत 1,07,000 के पार चला गया था गोल्ड, और ये गर्मी अभी भी उन्हीं लेवल्स पर है। और तमाम ब्रोकरेज फर्म्स भी कह रहे हैं कि गोल्ड अभी और हमें जो है चढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर 1.5 लाख तक गोल्ड जा सकता है, ये भी रिपोर्ट्स आ रही है। बिल्कुल, ये रिपोर्ट्स आ रही है कि 1.5 लाख तक जा सकता है। तो इसके पीछे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है टैरिफ को लेकर अनिश्चितता। दूसरा है जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, रूस और यूक्रेन के अगर नहीं संभलते हैं तो फिर ये बढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्या कोई सोल्यूशन निकल सकता है? क्या ट्रंप दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में नजर आ रहे हैं? और इसीलिए हम देख रहे हैं जुलाई से ही ऐसे कयास लग रहे थे कि शायद कुछ बात बन जाए, और बात अभी तक बनी नहीं है और हम इसे क्लोज भी नहीं कर सकते। क्या पता नवंबर तक कुछ बात बनती हुई नजर आए। और गोल्ड इतने ज्यादा महंगे हो गए कि सबने अपनी खरीदारी को जो है रोका। लेकिन ये बहुत ही टेम्पररी पॉज हम इसे कहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इशू है डी-डॉलराइजेशन का। यानी सभी देश, सारे ग्लोबल बैंक्स गोल्ड को जमा कर रहे हैं और सबकी गोल्ड होल्डिंग भी बढ़ी है। कुछ महीनों से हम इस ट्रेंड को नहीं आंक सकते हैं क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस इतने ज़्यादा थी, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर थे, इसलिए गोल्ड इतना महंगा था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो डॉलर को कमज़ोर करने के लिए दुनिया भर के ग्लोबल बैंक्स जो है वो गोल्ड ज़्यादा खरीद रहे हैं। और पिछले 30 साल में ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं पर यूएस ट्रेजरीज या डॉलर को पीछे छोड़ करके गोल्ड पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि अब यूएस ट्रेजरीज का जो दबदबा रहा है वो अभी भी ज्यादा है, लेकिन हम गोल्ड की पोजीशनिंग भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये टेम्पररी पॉज हो सकता है, गोल्ड के कीमतों को कंट्रोल, मतलब थोड़ा सा नर्म होने का इंतजार हो सकता है, लेकिन ये उनकी बाइंग रुकेगी नहीं। इसको लेकर हमें नहीं लगता चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम भारत में भी गोल्ड ईटीएफ के इन्फ्लोज को देंगे तो जबरदस्त आ रहा है। एक फायदा तो भारत में ये भी हुआ कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हो गया तो ईटीएफ जैसा ऑप्शन निवेश के लिए बचा है। लेकिन साथ ही में म्यूचुअल फंड के जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं जिसमें फिर गोल्ड और सिल्वर का एक्सपोजर होता है, वहां पर भी निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। तो सेंट्रल बैंक्स ने अभी इसलिए पॉज बटन दबाया हुआ है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद कहीं बात बन गई तो गोल्ड थोड़ा सस्ता होगा और वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सिमरन जी, ये तो ग्लोबल लेवल पर बात होगी मैम, लेकिन अगर हम अपने आरबीआई की बात करें तो इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक सिर्फ 4 टन सोने की खरीदारी आरबीआई ने की है। लेकिन पिछले साल 2024 में अगर सेम ड्यूरेशन हम देखें तो उसमें 40 टन सोना खरीदा गया था। तो ये 10 गुना का इतना बड़ा अंतर देखने को क्यों मिल रहा है? बात वही है, अगर सोना महंगा होगा तो आरबीआई भी एक अपॉर्चुनिटी की ही वेट कर रहा है कि कहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आरबीआई भी डॉलर के सामने अपनी गोल्ड की होल्डिंग को, और गोल्ड क्योंकि जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशन है इसमें भारतीय सेंट्रल बैंक भी अपनी गोल्ड की होल्डिंग को और अपनी डॉलर पर निर्भरता को कम करना चाहता है। अब टैरिफ को लेकर के जो सिचुएशन बनती हुई आ रही है, इसमें भी अगर डॉलर पर निर्भरता कम रहे तो वही बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि आरबीआई
भी गोल्ड की कीमतों को नरम होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन ये टेम्पररी पॉज है। मैं बार बार कह रही हूँ, गोल्ड पर हम इस तरह के अब देखेंगे, उस पर खरीदारी सेंट्रल बैंक्स की बढ़ती हुई नजर आएगी। पिछले 30 साल में ऐसा हुआ है कि भाई सेंट्रल बैंक्स के पास जो है, अगर मैं बात करूं मई 2025 तक 36,344 टन सोना जो है वो जमा हो चुका है। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि हम कहाँ देखते थे, साल में बैंक्स जो हैं 400-500 टन सोना खरीदते थे। और आपने खुद बताया कि पिछले साल जो है 880 टन सोना जो है वो आरबीआई ने खरीदा है। और इसीलिए और भी दूसरे भी सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन के आसपास उनकी बाइंग पिछले 2021-22 से अभी तक नजर आ रही है। तो इट इज ऑल अबाउट टाइमिंग राइट नाउ। लेकिन गोल्ड की खरीदारी इसी तरह से सेंट्रल बैंक्स तो अभी जारी रखने वाले हैं। सिमरन जी, गोल्ड की कीमत की अगर हम बात करें तो अगर आज के दामों की बात करें सुबह तक के, तो वो 1,08,000 रुपये के आसपास पहुंच चुके हैं प्रति 10 ग्राम। लेकिन अब क्योंकि वेडिंग सीजन आने वाला है, नवंबर से वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो क्या उस सीजन तक ये दाम कम होते हुए नजर आएंगे, या फिर जो भी हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि 1.5 लाख तक भी सोने के दाम पहुंच सकते हैं, तो क्या उस लेवल पर, या उस लेवल पर नहीं लेकिन और ज़्यादा थोड़ी तेजी आज के जो दाम है उसमें देखने को मिलने वाली है? अनिश्चितता जो है वो सोने का दोस्त है, और अभी भी अनिश्चितताएं जो हैं वो बनी हुई हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर के हो। और ये सारी फैक्टर्स ऐसे हैं जो गोल्ड की कीमतों को हवा देते हैं। तो आपने खुद कहा आज सुबह तक 1,08,000 के पार सोना था, और बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि इसे और हम भागते हुए देखेंगे। देखिए, अगर इसमें हम गिरावट देखेंगे भी तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आने वाली है, ऊपर ही जाने वाला है सोना। और जब मांग ज्यादा होती है तो कीमतें, वो डिमांड और सप्लाई का तो ये गेम चलता ही। अगर डिमांड ज्यादा होगी और फेस्टिवल सीजन की आप जैसे बात कर रहे थे, जब लोग शादियों के लिए, त्योहार के लिए सोना खरीदते हैं, तो मुझे लगता है तब तो और ज्यादा, अगर जियोपॉलिटिकल ट्रूस नहीं पहुंचता तो सोने की कीमतें तो और बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो सारा जो दारोमदार है ना, वो 2 फैक्टर्स पर टिका हुआ है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किस करवट बैठता है, इस युद्ध का ऊंट किस करवट बैठता है, और दूसरा कि टैरिफ को लेकर के क्या हम ट्रम्प को और अग्रेसिव होते हुए देखेंगे। तो ऐसे में ये दोनों फैक्टर जो हैं गोल्ड की कीमतों को कहीं ना कहीं, अभी रुपया भी देखिए कमजोर होता जा रहा है, और ये फैक्टर भी गोल्ड को मजबूती दे रहा है। तो अभी ज्यादा फैक्टर्स नजर आ रहे हैं जो गोल्ड की कीमतों को हवा दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार के फेस्टिवल सीजन में जीएसटी कट के बाद भी हम गोल्ड के खरीदारी में कुछ ज़्यादा एक्शन देखने वाले हैं सिमरन, क्योंकि जहां कंज्यूमर ड्यूरेबल जैसे सामान सस्ते होंगे, गोल्ड को कई बाहरी फैक्टर कंट्रोल करते हैं उसकी प्राइस को। तो ऐसे में गोल्ड सस्ता होता हुआ मुझे तो नहीं लग रहा। आप देखते हैं, आने वाला समय बताएगा। प्रियंका मैम, आपसे एक कंपैरिजन जानना चाहेंगे कि पिछले अगर 1 साल में किसी ने गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें इन्होंने कितना रिटर्न दिया है? क्या गोल्ड इसमें आगे रहा है, सिल्वर इसमें आगे रहा है, या फिर बाजार ने बाजी मारी है रिटर्न देने के मामले में? एक तो आप गोल्ड की प्राइसेस देखिए किस तरह से पिछले साल से लगातार बढ़ते 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 जो है 1 लाख के पार जा चुकी है। और ये जो बढ़त है, अगर हम इसको 1 साल का रिटर्न, अगर हम इसको मार्केट से, इक्विटी मार्केट से इसे कंपेयर करते हैं, तो जहां मार्केट्स बहुत सपाट रहे, बहुत फ्लैट रहे, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न दिया है, -3% का 1 साल में नेगेटिव रिटर्न मार्केट्स ने दिया है। गोल्ड ने वहीं 48-49% का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट रीचिंग की 50% का रिटर्न दिया। और ये जो 1 साल का गोल्ड की प्राइसेस का रन अप है ना, ये इन्वेस्टर्स को अपनी ओर खींच रहा है। उनको लग रहा है भाई सब कुछ छोड़ो और गोल्ड में ही निवेश करो। इनफैक्ट सिमरनजीत, मेरे म्यूचुअल फंड शो में कुछ इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि हम इक्विटी में सिर्फ नहीं करते हैं, गोल्ड ही खरीदते हैं और गोल्ड में ही करते हैं। लेकिन हमेशा और हमेशा ये जो गोल्ड है ना, ये हमेशा जो होता है अनिश्चितता का दोस्त होता है। और आपको इसको ऐसा नहीं करना है कि इक्विटी से बिल्कुल हट जाइए और केवल गोल्ड में ही निवेश कर दीजिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड एज एन एसेट 10% से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। ये आप जब ये गोल्ड चलता है ना, ये शॉर्ट टर्म में चलता है, फिर बहुत ही लॉन्ग स्पेल्स आते हैं जब गोल्ड बहुत सपाट भी रहता है, यानी आपका पैसा उतना बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो लॉन्ग स्पेल्स होते हैं जब मार्केट, हम इक्विटी मार्केट में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देते हैं। गोल्ड जो है लॉन्ग जब टाइम्स में चुपचाप भी बैठ जाता है। तो इसीलिए अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऊपर से टैरिफ का तड़का इसको भगा रहा है, और इसलिए हमने 1 साल में डबल डिजिट रिटर्न गोल्ड में हम ऑलरेडी अभी तक देख चुके हैं। और लगता है जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत नहीं होंगे, गोल्ड की ये चाल बरकरार रहेगी।
तो चलिए अब देखना ही होगा कि आखिर गोल्ड के दाम आने वाले समय में कहाँ जाते हैं, खासकर अगर हम ये भारत में जो वेडिंग सीजन की शुरुआत हो रही है वहाँ तक देखना हो, क्योंकि आज ही गोल्ड के दाम 1,08,000 के लेवल को भी पार करते हुए नजर आए हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है ईवी सेगमेंट से जुड़ी। दरअसल वियतनाम की नंबर 1 कार कंपनी विनफास्ट ने भारतीय कार बाजार में एंट्री कर ली है और इसी के साथ अपनी बाकी कार कंपनियों के होश भी उड़ा दिए हैं। विनफास्ट ने VF6 और VF7 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV इसकी कीमतों का खुलासा कर दिया है। VF6 का शुरुआती एक शोरूम प्राइस करीब 16.5 लाख रुपए के आसपास है, वहीं VF7 का एक शोरूम प्राइस 20,90,000 रुपए से शुरू होता है। विनफास्ट इंडियन मार्केट में अपनी किफ़ायती और फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक SUV के जरिए टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, MG मोटर्स समेत बाकी कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। विनफास्ट ने VF6 और VF7 लॉन्च के साथ ही ग्राहकों को कई बड़े ऑफर्स देने का भी ऐलान किया है। विनफास्ट की इन दोनों इलेक्ट्रिक SUV पर ग्राहकों को जुलाई 2028 तक देश भर में फ्री चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। इसी के साथ 3 साल के लिए फ्री मेंटेनेंस भी मिलेगा। यही नहीं, आपको इन दोनों प्रीमियम EV के साथ पेनोरमिक ग्लास रूफ के लिए फ्री कर्टेन्स भी दिए जाएंगे। और तो और VF6 मॉडल पर 7 साल या फिर 1.6 लाख किलोमीटर और VF7 पर 10 साल या 2 लाख किलोमीटर की वारंटी भी मिलेगी। इसी के साथ देश भर के 19,000 से ज़्यादा पिन कोड पर 24/7 रोड साइड असिस्टेंस की भी सुविधा कंपनी की तरफ से दी जा रही है। तो प्रियंका मैम, इतने सारे ऑफर जो हैं वो विनफास्ट अपने ग्राहकों को दे रही है, ग्राहकों को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश है। तो इससे जो भारतीय बाजार में पहले से जो कंपनियां हैं, चाहे वो MG है, महिंद्रा है, मारुति है, टाटा है, इस पर क्या असर देखने को मिलेगा? क्या इनको सीधी टक्कर यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, बहुत ही अग्रेसिव मार्केटिंग के साथ सिमरनजीत हम ये विनफास्ट को उतरते हुए देख रहे हैं। गाड़ी का नाम VF यानी विनफास्ट का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने रखा है। तो इनकी ना 3 pronged स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है। पहली कि भाई प्रीमियम मॉडल्स को बहुत ही आक्रामक प्राइसिंग के साथ उतारना। दूसरी, ये कार पार्ट्स की सोर्सिंग भी लोकल मार्केट से करने वाले, मैन्युफैक्चर तो कर रहे हैं पर जो उनके पार्ट्स हैं उनकी भी सोर्सिंग ये जो है वो लोकल मार्केट से करेंगे। और अग्रेसिव मार्केटिंग में डीलरशिप को 27 शहरों तक पहुंचाने का इनका प्लान भी है। तो हमारा देश जहां पर अभी हम EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से यूज टू ही हो रहे हैं, वहाँ वियतनाम की ये विनफास्ट जो है वो नाम के अनुरूप बहुत ही फास्ट एंट्री उसने मारी है। और जो ऑलरेडी स्थापित ब्रांड्स हैं EV के हमारे देश में, जिन्हें अभी खुद ही टेकर्स नहीं मिल रहे हैं, उनके बीच में ये वियतनाम की कंपनी क्या कंज्यूमर्स को लुभा पाएगी? और इसीलिए आपको फ्री सर्विसिंग मिल रही है, आपको ये फ्री मिल रहा है, आपको वो फ्री मिल रहा है, काफ़ी जो है फ्री गिफ्ट्स जो है, गुडी बैग उनको देने पड़ रहे हैं अपने कंज्यूमर्स को। लेकिन हाँ, अग्रेसिव मार्केटिंग नज़र आ रही है, प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव है सिमरनजीत। ऐसा लग रहा था कि 30 लाख से नीचे तो होगी नहीं। इनकी एक कार जो थोड़ी सी बेटर वर्जन वाली जो होती है, अपग्रेडेड मॉडल जो होती है, वो 30 लाख तक जाएगी, लेकिन इन्होंने उस प्राइस को कंट्रोल रखा है। तो जो बेसिक मॉडल है वो हम देख रहे हैं 16.5 लाख से 18,30,000 की रेंज में है। और जो VF7 वेरिएंट है जो थोड़ा सा प्रीमियम है, वो भी 25.5 लाख के अंदर ही सिमट जा रहा है। तो प्राइसिंग को कंट्रोल करने की भयंकर कोशिश की गई है। इलेक्ट्रिक SUVs के यूनिवर्स में इस तरह की प्राइसिंग डेफिनेटली सरप्राइजिंग है। मुझे लगता है केवल MG हेक्टर की, आप ही मुझे बता रहे थे, गाड़ी जो प्राइसिंग के मामले में इनको टक्कर दे पा रही है। अदरवाइज इन्होंने प्राइसिंग बहुत अग्रेसिव रखा है। किसको किसको टक्कर मिल रही है? टाटा मोटर्स की टाटा कर्व को, टाटा हैरियर की EV को, M&M की BE6 को, XEV 9e को। एक तो इनके नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब विनफास्ट ने क्या किया, तमिलनाडु में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वहाँ 50,000 वाहनों को मैन्युफैक्चर करने की उसकी सालाना क्षमता है। लेकिन तैयारी ये है कि 16,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ अपने जो 50,000 गाड़ियों का ये निर्माण कर रही हैं, उसे वो 3 लाख यूनिट पर ले जाएंगी। 27 शहरों में डीलरशिप खोलने की तैयारी है। डेफिनेटली उन्हें दिख रहा है कि EV स्पेस जो है भारत में, यहाँ पर वो कुछ कमाल कर सकती हैं और लोगों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। चुनौतियाँ बहुत रहने वाली हैं क्योंकि उनके जो कंपटीशन है ना, सभी बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं, वो तो चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो भी इसी तरह से मार्केट शेयर गेन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अभी सभी का अटेंशन तो वो गेन कर रही हैं इस बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पॉइंट के साथ सिमरन जी।
तो प्रियंका हम इसकी अगर हम जैसे भी हमने कीमतों की भी इसकी बात करी है कि VF6 का जो शुरुआती दाम जो होगा वो 16.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है और VF7 का 21 लाख रुपए के आसपास इसकी जो है शुरुआत हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मिडिल क्लास जो खरीदार है, जो मिडिल क्लास परिवार हैं, क्या ये दाम उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे ईवी सेगमेंट के अंदर? क्योंकि MG विंडसर की अगर हम बात करें तो उस गाड़ी की जो कीमत है वो 14 लाख रुपए के आसपास से वो शुरू होती है और उसका जो टॉप मॉडल है वो 19 लाख रुपए के आसपास जाता है। तो क्या ये जो विनफास्ट के 2 मॉडल आए हैं, इनके जो दाम हैं, ये मिडिल क्लास जो खरीदार हैं गाड़ियों के, उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल लगता है सिमरजीत, क्योंकि ईवी का जो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, अभी वो वैसा सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अभी जो पूरी E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के जो बहस छिड़ी हुई है, इसमें कुछ कंज्यूमर ईवी लेने की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन क्या उनके आसपास ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है? ये अगर है तो मुझे लगता है कि प्राइसिंग को लेकर के ना, अगर आप ये देखिए, मैं एक कंपैरिजन कर रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल की कार की प्राइसिंग, मतलब रनिंग का, पर किलोमीटर रनिंग का। आप जानते हैं पेट्रोल की कार की पर किलोमीटर रनिंग बैठती है 5 से 10 रुपए, और एक ईवी की जो पर किलोमीटर रनिंग है वो 86 पैसे से 1 रुपए तक की बैठती है। तो कैन यू सी द डिफरेंस? ठीक है। इसको जब मैंने कहा कि चलो मैं मान लेती हूँ कि ये मैंने अगर वो गाड़ी चला रही हूँ मैं, तो मेरा एक महीने में अगर पेट्रोल पर 12,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, वही खर्चा सीधा सीधा अगर मैं 1 रुपए मान लूँ ईवी का खर्चा मुझे आ रहा है पर किलोमीटर, और मेरे लिए वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है केवल 1200 रुपए। तो जो रनिंग कॉस्ट है ना, वो बहुत मायने रखेगी। प्लस जिसकी जेब में पैसा है और जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा होने के बाद भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये नहीं चलने वाली है। अभी देखिए, एक प्रोडक्ट लाने के लिए गुंजाइश है, एक वहाँ पर गैप नज़र आ रहा है, और ईवी जो है वो नया एक नई तकनीक है और लोग इसकी ओर माइग्रेट करना चाहेंगे पोल्यूशन को लेकर के। सरकारें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हर जगह आवाज़ उठ रही है, तो ईवी गाड़ियाँ तो हम इस तरह आते हुए देखेंगे। पर चाहे वो प्राइस कितनी भी सस्ती क्यों ना ले आए, जब तक उसका सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी, विनफास्ट क्या, जो एग्जिस्टिंग हमारी ईवी कंपनी जो भारत की ऑलरेडी है, उनके लिए भी सक्सीड कर पाना बहुत मुश्किल होगा। एक सवाल जो कस्टमर माइंडसेट पे भी रहने वाला, क्योंकि कस्टमर जो हैं, जो भारतीय कंज्यूमर्स हैं, भारतीय कस्टमर जो हैं, इनका टाटा और महिंद्रा जैसी गाड़ियों पर ज़्यादा भरोसा इनका देखने को मिलता है। तो क्या वियतनाम की ये नई कंपनी क्या भारत में जगह बना पाएगी? क्या लोगों में एक वो विश्वास पैदा कर पाएगी कि हाँ, हम आपको टाटा और महिंद्रा से ज़्यादा बेहतर गाड़ी देंगे, ज़्यादा बेहतर सर्विस देंगे? क्या ये लोगों में अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी? आपको ऐसा लगता है? इसीलिए तो इतने सारे ऑफर्स दे रही हैं सिमरनजीत, क्योंकि इनको टक्कर देना है वो उन ब्रांड्स को जो सालों साल से हैं, लेगेसी ब्रांड्स हैं, जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। प्लस आप जब एक कार खरीदते हैं, आपने कार तो खरीद ली, आपने लोन लिया या जैसे भी किया, आपने कार खरीद ली, अब आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। विनफास्ट का आफ्टर सेल सर्विस का क्या नेटवर्क है, वो डीलरशिप बढ़ाएगी, 27 शहरों में लेकर जाएंगी, पर अभी क्या है? सो मुझे लगता है इसको अभी एब्जॉर्ब करने में इंडियन कंज्यूमर, इंडियन व्हीकल ओनर्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, इनको वहाँ पर भी टक्कर होगी। अग्रेसिव इसीलिए प्राइसिंग है, इसीलिए इतने सारे ऑफर्स हैं, और अब आफ्टर सेल सर्विस पर जो है ना, एक गाड़ी की सक्सेस जो है वो मुझे लगता है एज अ कंज्यूमर मेरे लिए बहुत मायने रखती है। गाड़ी तो मैं खरीद लूँगी चमचमाती हुई शोरूम से, पर अगर उसे कुछ होगा तो उसका क्या होगा? मैं उसको चार्ज कैसे करूँगी? क्या मेरे आसपास वैसा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ये सारी बातें, तो मुझे लगता है कि नई चीज़ बाजार में उतरी, सबका ध्यान तो ले जाएगी, स्पेशली अगर इतने सारे ऑफर्स और डील्स दे रही है। लेकिन हाँ, देखने वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे इसको कितना पसंद करते हैं भारतीय कार खरीदार। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका मैम, अपना कीमती समय निकाल कर तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। साथ ही सब्सक्राइब करें मनी 9 के यूट्यूब चैनल को भी। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।